पहली चीज तो है कि हम पढ़ते क्यों है। लड़का जब इंटर्नशिप के लिए जाता है ना, मुझे मेरे जॉब कैरियर में या मेरे बिजनेस कैरियर में क्या बेनिफिट होने वाला है। जब भी बच्चे को कुछ पूछते हैं ना, तो उसका फ्यूचर का कुछ भी क्लैरिटी नहीं रहता है। इंटर्नशिप करने के बाद क्या होता है, फ्यूचर में क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो वो चीज पर्टिकुलर वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। पहली चीज जो अगर क्लैरिटी है कि उनको एनवायरमेंट कंसल्टेशन फर्म में ही आना है, तब जाके हमारा डोर खुलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट एक एनवायरमेंटलिस्ट है। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर विशाल पारिक सर। सो इनका इंट्रोडक्शन दूँ तो वैसे तो ये एक डायरेक्टर है एनवायरन प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के। उनका एक्सपीरियंस 25 ईयर से भी ज़्यादा है और 1000 प्लस क्लाइंट्स के साथ इन्होंने वर्क किया हुआ है। रिसेंटली इन्होंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है और उनकी कंपनी में। तो आज वो प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम तो एक है बट उनमें जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, इंटर्नशिप की क्या वैल्यू है, इंटर्नशिप आजकल कैसी चल रही है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, जो इंटर्नशिप लेता है, जो स्टूडेंट होता है, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी फील्ड की कौन सी इंटर्नशिप हमारे लिए बनी हुई है। मतलब फील्ड कोई और होती है, इंटर्नशिप कोई और होती है और जॉब भी कोई और होती है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर विशाल पारेख सर। हेलो, मेरा नाम विशाल पारेख है और बेसिकली मेरा जो एजुकेशन है वो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और 2000 साल के बाद मैंने 10 साल अपना जॉब किया। जॉब करने के बाद 2010 से मैंने अपना खुद का कंपनी चालू किया जिसका नाम है एनवायरमेंट प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। 2011 से हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, वहाँ से कंसल्टेंसी हमने स्टार्ट किया था। और कंसल्टेंट के बाद हमने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाना शुरू किया। और अभी 10 साल के बाद हम सोच रहे हैं कि एक नए सेगमेंट का इनोग्रेशन करें। जैसे एजुकेशन फील्ड में जाएंगे तो इंटर्नशिप एक हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक होने का मतलब ये है कि जब भी बच्चा फाइनल ईयर से बाहर निकलता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, एमएससी एनवायरनमेंट हो, एमएससी केमिस्ट्री हो, बीई एनवायरनमेंट है, कोई भी सब्जेक्ट है, लेकिन फाइनल ईयर में जब लड़का जब इंटर्नशिप के लिए जाता है ना, तो उनको कुछ क्लैरिटी होती नहीं है। क्लैरिटी नहीं होती मीन्स जब बच्चा हमारे यहाँ पे आता है ना, तो हम पूछते हैं कि कोई टॉपिक है तेरे पास, तो बोले नहीं। बाद में हम पूछते हैं कि तुमने कुछ डिसाइड किया है, तो बोले नहीं, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ मालूम है, तुम जो पढ़े हो वो क्यों पढ़े हो, ऐसा कुछ मालूम है? नहीं। तो एनवायरनमेंट किया क्यों? आप ये जो ग्रेजुएशन, ये मास्टर्स कंप्लीट किया, तो वो क्यों किया? तो वो पर्पस मालूम नहीं है कि वो ग्रेजुएशन होने के बाद, मास्टर्स होने के बाद हम करेंगे क्या, वो भी क्लैरिटी होती नहीं है। उस वक्त क्या होता है जनरली कि जहाँ पे भी लैक ऑफ मैन पावर होता है ना, तो वो बच्चे को वहाँ पे लगा देते हैं और कुछ ना कुछ काम करवाएंगे, क्योंकि इंटर्नशिप जनरली 3 महीने का होता है ना। तो 3 महीने हमें तो एक फ्री में बंदा मिल गया जो काम करेगा और काम करके 3 महीने का सर्टिफिकेट लेकर निकल जाएगा। कोई भी कंपनी ओनर यही कोई सोचेगा। भी कंपनी ऐसा सोचती है कि भाई चलो इंटर्नशिप के बहाने कुछ ना कुछ सीखेगा बच्चा, सीखेगा तो सीखेगा, वरना हमारा तो काम हो रहा है। और ये केस में क्या होता है कि बच्चा क्या 3 महीने में काम क्या करता है, वो 3 महीने बाहर निकलेगा, उसके बाद वो जॉब इंटरव्यू में जब जाएगा तब वो क्या बोलेगा, वो भी उसको आइडिया नहीं होता है। उस वक्त क्या होता है कि वो इंटरव्यू में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करता है कि भाई इंटर्नशिप किया है, क्या किया है वो उसको आइडिया नहीं, क्योंकि वहां पे उन्होंने कुछ पेपर वर्क किया है, कहीं पे जाके फील्ड पे गया है, कुछ भी किया हुआ है, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि भाई किया तो क्यों किया, और ये करने से मुझे मेरे जॉब कैरियर में या मेरे बिजनेस कैरियर में क्या बेनिफिट होने वाला है, वो उनको कुछ मालूम नहीं होता है। बस जो दिया वो करो, काम किया, लेकिन उसका क्या पर्पस है वो उसको मालूम नहीं है। बस ये सिनेरियो चलता आ रहा है। जब हमने ये देखा तब हमें मालूम पड़ा कि जब भी बच्चे को कुछ पूछते हैं ना, तो उसका फ्यूचर का कुछ भी क्लैरिटी नहीं रहता है। कि क्वेश्चन पूछा कि क्लाइमेट चेंज जैसे सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हो, तो ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट क्यों किया? आंसर नहीं था उनके पास। एक ही आंसर था कि हमें जहां जाना था वहां पे एडमिशन नहीं मिला, तो हम यहां पे आ गए।
मतलब एज अ ऑप्शन ट्रीट करते हैं। ऑप्शन करके भाई हमें वहाँ नहीं मिला तो हम यहाँ आ गए, लेकिन पढ़ना तो है, बराबर है। तो पहली चीज़ तो है कि हम पढ़ते क्यों है। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि पढ़ाई फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो वो एग्जैक्टली। सॉल्व करने के लिए हम पढ़ते हैं। लेकिन हमें यही मालूम नहीं कि हम जो पढ़ते हैं वो कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, वही उनको मालूम नहीं है। तो ये केस में क्या होता है, वो सिर्फ पढ़ाई करता है, प्रॉब्लम तो कोई और ही सॉल्व करता है वो। तो ऐसा केस में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कन्फ्यूजन वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इंटर्नशिप करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, इंटर्नशिप करने के बाद क्या होता है कि वो जॉब के लिए जाते हैं। जनरली फ्रेशर्स लड़के होते हैं ना, तो हम जब इंटरव्यू में बंदा लड़का लड़की आता है ना, तो हम वो नहीं पूछते कि तुम क्या पढ़े हो, हम वो नहीं पढ़ते कि तुमने चैप्टर में क्या पढ़ा, क्या मार्क्स लेके आए। हम क्या देखते हैं कि इंटर्नशिप में उन्होंने क्या काम किया, उसमें उन्होंने कितना डेप्थ में नॉलेज लिया, क्या रिसर्च किया उन्होंने, वो उसका हम डेप्थ में हम जाते हैं। डेप्थ में जाते हैं, उसमें से उसका लर्निंग एबिलिटी क्या है, उसके बाद वो कितना डेडिकेट है, ये सब कुछ हम इवोल्यूएट करके उसका सिलेक्शन करते हैं। आज तक मैंने तो कभी मार्कशीट देखा नहीं, वो बंदे बोला कि मैंने बीए एनवायरनमेंट किया है, हम इवन मार्क्स या सर्टिफिकेट को देखते नहीं। पहले के ज़माना था कि जब हम सर्टिफिकेट को लेके जाते थे, हम देखते थे, वो सब होता था। लेकिन अभी वो फॉर्मेलिटी गई। अभी तो क्या है, आपके पास क्या नॉलेज है, क्या काम किया है, आपका स्किल क्या है, सब देख के हम उसको सिलेक्ट करते हैं। स्किल सेट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इंटर्नशिप अगर गलत हो गई, इंटर्नशिप में लिखा कुछ किया कुछ, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे इंटरव्यू में फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और आखिर में क्या होता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि सैलरी क्या लोगे, तो बोले कि सर एज़ पर कंपनी पॉलिसी, कंपनी में जो देंगे वो लेंगे। दूसरा एक ऑप्शन ऐसा रहता है कि सर मैं तो यहाँ सीखने आया हूँ, कुछ भी दोगे चलेगा, एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ। तो ऐसा आंसर हमें मिलता है। तो मैं सोचूं ऐसा आंसर क्यों मिले, अगर हम जो इंटर्नशिप जो है वो इंटर्नशिप को इतना स्ट्रांग बना दे कि बंदा वहीं पे एक्सपीरियंस होना फील करना शुरू कर दे, रियल लाइफ रियल एक्सपीरियंस जो लाइफ है। एक्सपीरियंस की हमें क्या करना है, नेक्स्ट जॉब क्या आएगा, जॉब का प्रोफाइल क्या आएगा ना, वो भी आज मुझे मालूम है कि मुझे जो जॉब करनी है वो जॉब में क्या प्रोफाइल बनेगा मेरा। मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब इंटर्नशिप गलत हो गई तो जॉब भी गलत हो गई। कोई भी जॉब, पढ़ा है बी एनवायरमेंट, एप्लीकेशन करेगा लेबोरेटरी में, बराबर है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि जनरली ऐसा मानना है कि एक्सपीरियंस बंदे को जॉब अच्छी मिलती है, जो फ्रेशर्स होते हैं उसको जॉब लेट मिलती है। या तो ऐसा वो ट्रेनी बेस पे उनको जाना पड़ता है, या लो सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ करके जाना पड़ता है, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को होती है, तो शायद वो कोई भी जॉब सिलेक्ट कर ले। अभी कोई भी जॉब सिलेक्ट कर लेना, चलो गलत बात नहीं है कि एक बार उनका अर्निंग चालू हो गया, लेकिन होगा क्या कि जब उसको रियलिटी मालूम पड़ेगी कि भाई ये जो जॉब कर रहा हूं ना वो मेरे एजुकेशन से तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो बाद में क्या करेगा वो अपने मैच वाली जॉब ढूंढना शुरू करेगा। फिर वहाँ फिर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जॉब जैसा ढूंढना शुरू करेगा, तो यहां पे उसका जो फोकस होना चाहिए ना, वो फोकस रहेगा नहीं, और होगा क्या, यहां वो परफॉर्मर बन नहीं पाएगा। दूसरा, अगर वो दूसरा जॉब 3 महीने में वो चेंज कर लेगा, या 1.5 महीने में चेंज करके जॉब मिलना इजी है, वो मिल जाता है जॉब। तो जॉब जैसे मिलता है ना, वो यहां से सीधा मूव कर लेता है। अभी ऐसा करने से क्या होगा, उनका जो रिज्यूम रहता है ना, वो रिज्यूम डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई पहले 2 महीने यहाँ पे काम किया, वो तो बी एनवायरमेंट होके सेल्स में काम किया, अभी यहाँ पे आपने अलग सेगमेंट में काम किया, यहाँ अलग सेगमेंट में काम किया, अभी 3-3 4-4 महीने में वो जॉब बदलता है, तो पूरा रिज्यूम डिस्टर्ब हो जाता है, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का एक मेजर रीज़न है कि उनको क्लैरिटी नहीं थी कि उनको क्या करना है, उनको कैसी जॉब करनी है, कैसा बिजनेस करना है, कि फ्यूचर में 5 साल में मुझे कौन से लेवल पे पहुंचना है ना, वो उसको क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से ये डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गया, और ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। होता क्या है कि पहली कंपनी में 3 महीने जॉब करेगा तो वहाँ पे एक रीजनेबल अर्निंग उनको मिलेगा, उसके बाद वो अलग सेगमेंट में जाएगा तो वहाँ भी वो एज अ फ्रेशर्स कंसिडर माना जाएगा। अभी फ्रेशर्स कंसिडर माना जाएगा तो क्या होगा कि भाई वहाँ भी फ्रेशर्स की तरह ही जॉब मिलेगा। तो जिस तरह से सैलरी हाइक होना चाहिए ना, जिस तरह से वो डेजिग्नेशन हाइक होना चाहिए ना, वो नहीं होगा। लड़का होगा फ्रस्ट्रेट, लड़का होगा
फर्स्ट स्टेज हो जाएगा कि भाई अभी ये पढ़ाई ही बेकार थी। लेकिन पढ़ाई बेकार नहीं थी, हमें जो वर्कआउट करना था ना वो वर्कआउट गलत हो गया। तो मेजर कन्फ्यूजन ये है बच्चों के लिए आज की तारीख में देखा जाए तो। इसमें आपका जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो कैसे हेल्प कर सकता है? ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कैसे दे सकता है? देखो इसमें क्या है कि अभी हम बोला जाए माना कि भाई थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है या मास्टर्स के लिए है, फाइनल ईयर के बच्चों के लिए है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये सही है। लेकिन ये जब उनको मालूम पड़ेगा ना तब वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। क्यों लेट हो चुके हैं? क्योंकि जब उनको प्रिपरेशन करना है अपने ऊपर जब काम करना होता है ना, वो काम उन्होंने ये पिछले 3 सालों में 4 सालों में किया ही नहीं। और आखिर उस मौके पे इंटर्नशिप करने के वक्त अगर मैं पूछूं कि जिंदगी में तुम्हें क्या करना है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये प्रिपरेशन उनको जब कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, ग्रेजुएशन मानो कि बी एनवायरमेंट सिलेक्ट करते हैं या एमएससी क्रिएट करते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं कि भाई हमें ये करना है, ये करना है, उस वक्त का ये प्रिपरेशन है। तो मेरे हिसाब से ये जो पॉडकास्ट है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है ना उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये पॉडकास्ट सुनने से उनको किस तरह से क्लैरिटी लेनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए, वो जानना जरूरी है। अगर वो काम नहीं किया तो एंड मौके पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो रैंडम कुछ भी आंसर हम दे देंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं, हमने सोचा नहीं, क्या करना है कुछ पता ही नहीं है। मालूम नहीं, ऐसा बोलना भी उनको शर्म आएगी। बराबर है। तो अभी होता क्या है कि पहली चीज़ तो ये कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चलो मैंने बी एनवायरनमेंट का सिलेक्ट किया कि मुझे एनवायरमेंटलिस्ट बनना है और मुझे एनवायरनमेंट में जाना है। कैरियर हम स्टार्ट करते हैं ना तो कैरियर में से 3 सेगमेंट रहते हैं। एक सेगमेंट क्या होता है? एक सर्विसेज सेगमेंट रहता है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग रहता है और प्रोडक्शन वाला रहता है, और तीसरा रहता है अपना खुद का बिजनेस। ये 3 चीज में से कोई एक चीज इनको सिलेक्ट करना है। जनरली क्या होता है, मास्टर्स करने के बाद कोई हायर स्टडी पे जा सकता है, लेकिन जब कैरियर की बात आती है, स्टडी को खत्म करने के बाद कैरियर की बात आती है, तो ये 3 चीज होती है। एक सर्विस सेगमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट और खुद का बिजनेस। ये 3 में से किसी एक को पहले तो सिलेक्ट करना है। अगर ये 3 में से एक सिलेक्ट किया, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो मुझे सर्विस में जाना है, तो सर्विस में से क्या है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि सर्विसेज में कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है। तो सर्विसेज में अगर देखा जाए ना तो एक तो कंसल्टेशन फर्म है, दूसरा है प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के जो इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, एनवायरनमेंट के जो प्रोजेक्ट्स खड़े होते हैं, तो प्रोजेक्ट की कंसल्टिंग करना डिजाइनिंग सेगमेंट है, वो होता है। दूसरा कि अगर वो फार्मा में जाना चाहते हो तो फार्मा के पूरे प्लांट एस्टेब्लिश करने की भी कंसल्टिंग होती है। तो ये सब पूरा कंसल्टिंग सेगमेंट में चला जाता है। पहले ये डिफाइन करो कि आपको इसमें जाना है। बोले कि हाँ जाना है, ओके फाइन। तो पहला माइलस्टोन हमारा क्लियर हुआ कि अभी हमें मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना है, हमें सर्विसेज सेगमेंट में जाना है। चलो इसको हम बाजू में रखते हैं। अभी हम सोचते हैं हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो अगर मानो कि बी एनवायरनमेंट कंप्लीट करके रखा है, तो एक चीज़ है कि एनवायरनमेंट हर कंपनी का एक फाउंडेशन होता है। एनवायरनमेंट के बगैर कोई कंपनी एस्टेब्लिश नहीं होती है। अगर एनवायरनमेंट को फोकस नहीं किया तो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकती है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है जो अगर हम बी एनवायरनमेंट करते हैं या एनवायरनमेंट सेगमेंट में एंट्री लेते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हर कंपनी हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो अगर मानो कि एनवायरनमेंट किया है तो हम डाइस सेगमेंट में जा सकते हैं, हम फार्मा में जा सकते हैं, हम इंजीनियर, जो भी इंडस्ट्री सेगमेंट है वहाँ एनवायरनमेंट के डोर खुले हुए हैं। तो ऐसा कोई भी मौका नहीं है कि जहाँ पे एनवायरनमेंट फील्ड लगता नहीं है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो हमने मास्टर्स इन केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कर लिया, तो भी हम जा सकते हैं, क्योंकि मेरा बेसिकली फील्ड देखा जाए तो मैं एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फील्ड भी मैं एनवायरनमेंट फील्ड में 25 ईयर्स से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट भी उनके लिए बहुत बड़ा है। दूसरा है कि बिजनेस ओपन करना अपना, लेकिन बिजनेस के लिए मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर कुछ बैक सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट है तो बिजनेस में जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बिजनेस करने से पहले अगर कहीं पे जॉब भी किया ना तो एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो ऐसा मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक है सर्विसेज और एक मैन्युफैक्चरिंग। एक बार डिफाइन कर लिया कि हमने सर्विस में जाना है, अभी
वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अपॉर्चुनिटी करती क्या है। अभी अपॉर्चुनिटी करती है तो कि पहला एक बड़ा सेगमेंट लेते हैं कि भाई एनवायरमेंट कंसल्टेशन फर्म। एनवायरमेंट कंसल्टेशन फर्म करता क्या है, तो क्या एनवायरमेंट कंसल्टेशन फर्म एक जो इंडस्ट्रीज के जो लाइसेंस लेती है, जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है तो लाइसेंस लेना मैंडेटरी, उसके बगैर कोई कंपनी खड़ी नहीं हो सकती, इसका ईंट भी नहीं लगा सकते हैं कि भाई वहाँ पे लाइसेंस नहीं लिया। तो एक बड़ा सेगमेंट है, तो उसको बोलते हैं कंसल्टेशन फर्म। तीसरा रहता है वो अभी गुजरात में जो है शेड्यूल टू ऑडिटिंग आता है, तो वो एनवायरमेंट ऑडिट सेगमेंट है। एनवायरमेंट ऑडिट होता है तो वो ऑडिट कैसे करते हैं। दूसरा कि प्रोजेक्ट मीन्स जैसे पूरा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का डिज़ाइन करना है, उसका इरेक्शन, कमीशनिंग, उसका जो प्लांट कैसे चलता है, उसके अंदर की केमिस्ट्री क्या है, तो ये सब सेगमेंट कंसल्टिंग फर्म के अंदर आते हैं। अगर बच्चे को मालूम है कि हमें एनवायरमेंट, बीई एनवायरमेंट या एमटेक एनवायरमेंट करके हमें ऐसे कंसल्टिंग फर्म में एंट्री लेना है, तो हम क्या करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि पहले अगर वो क्लियर है कि नहीं बच्चा, बच्चा अगर क्लियर के हाँ मुझे एनवायरमेंट कंसल्टेशन फर्म के अंदर आना है, वो क्लैरिटी पहले हम क्रिएट कराते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा आए इंटर्नशिप करना सीधा आ जाओ, ऐसा नहीं। पहली चीज जो अगर क्लैरिटी है कि उनको एनवायरमेंट कंसल्टेशन फर्म में ही आना है, तब जाके हमारा डोर खुलेगा। अगर वो बोलते हैं कि मुझे फैक्ट्री में जाना है, बराबर है, तो वो सेकेंडरी सब्जेक्ट रहेगा, उसका पूरा सेगमेंट अलग रहेगा। लेकिन अगर एनवायरमेंट कंसल्टिंग फर्म में आना है तो हमारा इंटर्नशिप उसके लिए मेजर फोकस एरिया रहेगा। हम क्या करते हैं, तो बंदे को क्लियर हो गया कि भाई हमें एनवायरमेंट फील्ड में आना है, तो हम क्या क्लियर करते हैं कि एनवायरमेंट के कितने सेगमेंट्स हैं, वो सेगमेंट में भी वापस अलग से इंटरेस्ट क्रिएट कराते हैं कि तुम्हें पेपर वर्क में इंटरेस्ट है, आपको कंसल्टिंग फर्म में जैसे लाइसेंसिंग लेते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्वेरी रिजॉल्व करते हैं, ये सब काम जो है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन फील्ड में आना है, तो बोले हाँ। कोई बोलेगा नहीं मुझे तो फील्ड वर्क करना है, तो जैसे इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ जाके वो सब सैंपलिंग लेंगे, ऑन पानी साइट का सब। सैंपल लेंगे, ऑन साइट सब काम करना है, तो घूमना रहेगा बहुत सारा, बराबर है। तो ये सब उनको इंटरेस्ट रहेगा। कोई बोलेगा नहीं मुझे तो एनवायरमेंट ऑडिट सीखना है। ओके, अभी पिक्चर क्लियर हुआ कि अभी बच्चे को करना क्या करना है। क्या है। क्लियर हो गया, उसमें से वो एक फील्ड सिलेक्ट करेगा, फील्ड सिलेक्ट करने के बाद हमारा इंटर्नशिप स्टार्ट होगा। वहाँ से हम उनको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे, एक पूरा सेगमेंट हम क्लियर कराएंगे। और वो सेगमेंट जैसे क्लियर होगा, तो पहली चीज़ ये है कि बंदे को मालूम है कि अभी मुझे कौन सी टाइप की जॉब ढूंढनी है। वो बाद में बहुत बड़ी कंपनी का भी इंटरव्यू आया ना, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्लियर है कि मुझे इंडस्ट्री में नहीं जाना है, मुझे एनवायरमेंट कंसल्टेशन फर्म में जाना है, तो वो सिर्फ एनवायरमेंट कंसल्टेशन फर्म में जाएगा। एक सेगमेंट क्लियर हो गया। अभी वो वहाँ पे जाएगा इंटरव्यू में, तो मैं जनरली जब मेरे यहाँ पे कोई इंटरव्यू में आता है, तो मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या बहुत बढ़िया आता है तुम्हें, तेरे को जो बहुत बढ़िया आता है ना, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये मेरा एक जनरल क्वेश्चन रहता है। ये तो ओपन क्वेश्चन हो गया ना, ऐसा अगर कोई मुझे पूछे तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन वो भी क्लियर नहीं होता है। लेकिन आज 3 महीने का इंटर्नशिप अगर उसने क्लियर किया है और ऐसा क्वेश्चन उसको मिले ना, तो फट से बोलेगा कि सर मेरे को इसमें पूछो, ये सेगमेंट में मुझे पूछो, इसमें मेरा मास्टरी है, क्योंकि ये काम मैं किया है, ये काम मैं जिया है, बराबर है। तो अभी वो पूछेगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर मिलेगा। जैसे जैसे आंसर सही पढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। कॉन्फिडेंस जैसे बिल्डअप शुरू हो जाएगा ना, तो बाद में पूछेगा क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। वो बंदा कभी नहीं बोलेगा कि सर सीखने आया हूं, अरे सर सीख के तो मैं आ चुका हूं, अभी तो परफॉर्म करने का टाइम है। तो सैलरी भी वो मांगेगा, डिमांड कर पाएगा कि सर मैं डे 1 से आपका परफॉर्म करेगा, सीखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मुझे आपके यहाँ की पैटर्न, मुझे यहाँ आपके सिस्टम, जो इंटरनल कंपनी के सिस्टम है वो समझने की ज़रूरत है, बाकी टेक्निकली मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ बड़ा कुछ टारगेट आ गया तो मैं आपसे गाइडलाइन लूँगा, लेकिन मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डे 1 से इतना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना हमारा मकसद है। ओके, सो मान लो कि किसी स्टूडेंट ने इंटर्नशिप सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, 3 मंथ्स किया ना इंटर्नशिप, हाँ, तो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली। बट व्हाट अबाउट आफ्टर इंटर्नशिप? क्या आफ्टर इंटर्नशिप आप जॉब के लिए सपोर्ट करते हो, कि जॉब के लिए जॉब फाइंड करने में हेल्प करते हो उनको?
देखो, ऐसा हम बता तो नहीं सकते हैं कि हम उसको जॉब दिला देंगे, लेकिन सपोर्ट तो हम डेफ़िनेटली करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास बैकएंड में क्या है कि आपने जैसे बताया कि भई अ, हम इंडस्ट्री सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं, तो हमारा नाता इंडस्ट्री से है। बहुत सारी बड़ी ग्रुप्स है, तो वो बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप में हम काम करते हैं। वहाँ के एचआर से भी हम कनेक्टेड रहते हैं। ये तो हो गई किसके लिए कि जो ऐसा मानता है कि मुझे इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जाना है, ऐसा गोल लेके अगर कोई बंदा मेरे पास इंटर्नशिप करता है, तो हम ऐसे एचआरस को रेकमेंड करते हैं और उनसे हम कहते हैं कि आपका जो रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करेंगे। बराबर है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कंसल्टिंग फर्म है, तो जैसे गुजरात में शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 1 दो टाइप के ऑडिटर्स रहते हैं, तो उनका एक बड़ा बड़ा ग्रुप है हमारे पास। तो मुझे तो क्या करना है कि वो ग्रुप में वो एंट्री दे देना है उनको, कि एंट्री में दे दिया कि भैया ये बंदा हमारे काम का है, हमें जो चाहिए वो चीज़ इसको है। तो अभी वो स्ट्रगल उनके पास भी है कि उनको भी टेक्निकल बंदा नहीं मिल रहा है, जो आज से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये हम उनको प्लेटफॉर्म दिखाएंगे, हम उसको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन चलना तो उसको ही है। जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग में है ना, उसके लिए मैं एक अलग से बोलना चाहूँगा कि जनरली क्या होता है कि हम जब एनओसी लेते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो जब एनओसी मिलता है ना, तभी जाके फैक्ट्री एस्टेब्लिश होना शुरू होता है। तब हम पहले दिन से ही वो प्रोजेक्ट मैनेजर है या कंपनी के ओनर से हम कनेक्ट में रहते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि हमें मालूम होता है कि ये बंदे को लेबोरेटरी में ऐसा बंदा चाहिए, हमें मालूम होता है। बराबर है। अभी कंडीशन क्या होता है कि ये मालूम होता है, तो उनका रिक्वायरमेंट क्या है ना, वो भी हमें मालूम होता है। कि वो, मानो कि एग्जांपल लेते हैं कि फार्मा कंपनी एस्टेब्लिश हो रहा है, तो फार्मा कंपनी में किस तरह के एनालिसिस होते हैं। देखो, एमएससी करते हैं तो पूरा दरिया सीख के आते हैं, लेकिन वो एचआर या वो फार्मा कंपनी को दरिया की जरूरत नहीं है, उनको एक बाल्टी या एक लोटे की जरूरत है। अभी बच्चे को वो मालूम नहीं है कि कहां से वो लोटा भरना है जो फार्मा में काम लगेगा। वो लोटा मुझे मालूम है कहां से भरना है। मैं क्या करेगा कि वो फार्मा कंपनी क्या बनाती है, उसके अगेंस्ट में वो फार्मा कंपनी को किस तरह के एनालिसिस, किस तरह के टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट मुझे मालूम है। मैं सिर्फ वही 25 26 50 टेस्ट जो है ना, उसका ही हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में दे दूंगा उनको। मैं उसके बाद में बोलूंगा कि आपका 26 टेस्ट चाहिए, ये बंदे को 50 टेस्ट आते हैं, आप पूछ लो। तो होगा क्या, इसके लिए दो बेनिफिट है। एक बेनिफिट ये है कि बड़ी कंपनी जब होती है ना, तो रिक्रूटमेंट टेक्निकल बंदा नहीं करता है। रिक्रूटमेंट कौन करता है? एचआर वाला बंदा करता है। एचआर वाला क्या करता है, वो मार्केट से कंसल्टेंट सबको पकड़ के पूरे बंदे इकट्ठे करते हैं। वो इकट्ठा होने के बाद वो टेक्निकल बंदे को भेज रहे हैं। टेक्निकल बंदे को भेजेंगे तो टेक्निकल बंदा जो है वो सिलेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो चाहिए वो मिलेगा ही नहीं उनको। तो एचआर वाला बंदा क्या है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि भैया मैं 20 बंदे भेजा, एक को तो सिलेक्ट कर, लेकिन वो राइट चॉइस है ही नहीं उसके पास, तो वो सिलेक्ट क्यों करे। बराबर है, तो वो सिलेक्ट नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, वो एचआर के बंदे जो है वो भी हमारे टच में रहते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि आपको ये चाहिए ना, वो चीज पर्टिकुलर वही चीज मैं एग्जैक्टली वही आपको चीज़। सिखाऊंगा। वो सिखाने के बाद मैं सिर्फ 3 बंदे भेजूंगा, सिर्फ 3 बंदे भेजूंगा, वो टेक्निकल वाला सिलेक्ट कर लेगा। कंफर्ट कहाँ है? कंफर्ट एक है कि एचआर वाला कंफर्ट में आ गया कि 20 की जगह 3 बंदे हो गए। टेक्निकल वाला है, उसका टाइम बच गया। तीसरा बेनिफिट ये है कि जो बंदा वहां पे गया है ना, उसको मालूम है कि वहां पे उसको करना क्या है। क्लैरिटी है पहले क्लैरिटी है से। कि मुझे ये काम करना है, ये स्ट्रगल करनी है, इतना टेक्निकल इनपुट है, इतना स्ट्रगल मेरो है, जो उसकी तैयारी मेरी है। अभी वो तैयारी के साथ अगर वो वहां जाता है, बाद में मुझे नहीं लगता वो कहीं और जॉब सर्च करेगा विद इन 2 to 3 मंथ, नहीं करेगा। तो वो वहां एक लंबा स्टे करेगा, वहां पे जो लर्निंग है, एडिशनल लर्निंग है, वो करेगा। उसके बाद कोई भी बंदा रिटायर होने के लिए जाता नहीं है, वो भी चेंज करेगा, लेकिन एक सफिशिएंट टेन्योर बनाने के बाद वो छोड़ेगा, तो उसका रिज्यूम जो है बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। तो उसका जो डेजिग्नेशन और सैलरी हाइक एक लेवल से ऊपर जाएगा। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है कि अगर हम इस तरह से एक पाथवे क्रिएट करके दे, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करके दे, तो ये पॉसिबल है कि हम जॉब के लिए हम
रेडी हो सकते हैं। गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करा सकते हैं कि एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी तो ग्रैब कर पाए तो। स्टूडेंट को ही हो कि मुझे ये जॉब परफेक्ट, मिल जाएगी। परफेक्ट, परफेक्ट। तो अगर कोई स्टूडेंट को आपको कांटेक्ट करना हो तो बेस्ट वे कौन सा है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम में एनरोल होना है, हम्म। तो बेस्ट पॉसिबल वे कौन सा है आपको रीच आउट करने के लिए? देखो, एक चीज़ है कि एक तो वेबसाइट है, वेबसाइट में ऑलरेडी कैरियर का एक ऑप्शन है, वहाँ इंटर्नशिप का भी एक सेपरेटली टैब बना के रखा है, उसमें आप रिज्यूम डाल सकते हो। दूसरा कि हमारा इंस्टा के अंदर भी हमारा कंटिन्यू ये इंटर्नशिप का जो डिटेल है वो हम आपको भेज रहे हैं, अपडेट्स आते रहेंगे आपको। दूसरा कि बहुत सारे ग्रुप्स है, जैसे स्टूडेंट के ग्रुप्स है, क्लाइमेट चेंज के ग्रुप्स है, बहुत सारे ग्रुप है, ग्रुप में हम डालेंगे। लेकिन इतना हो सकता है कि हम रीच करें, उससे बढ़िया है कि आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट जाके आप रिज्यूम डालेंगे, तो उसके बाद एक प्रोसीजर रहेगा कि हमें इंटर्नशिप में किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप कौन सा है, तो उसके लिए स्क्रूटिनी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने इंटर्न्स के लिए डाला और आप रिक्रूट हो गए। इसके लिए भी एक पैटर्न रहेगा, एक स्क्रूटिनी सिस्टम रहेगा। स्क्रूटिनी सिस्टम के बाद अगर आपका विजन एनवायरमेंट सेगमेंट है या मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, आपका विजन और हमारा विजन अगर मैच हो रहा है, तभी जाके हम साथ में जुड़ेंगे। अदरवाइज हम आपको छोड़ नहीं देंगे, लेकिन अलग से गाइड करेंगे, कहीं और अपॉर्चुनिटी होगा तो हम आपको गाइड करेंगे। सो आपने ये तो बता दिया कि आप कैसे हेल्प करोगे, बट आप जो आपकी कंपनी है एनवायरन प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारी कंपनी जो है ना वो 2011 से है। पहले सारा स्टार्ट किया एनवायरनमेंट कंसल्टेशन फर्म से स्टार्ट किया था हमने, लेकिन अभी हमारे 4 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट तो हमारा है कि जो कंसल्टेशन मीन्स जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो लाइसेंस लेने हैं वो है। दूसरा है हमारा एनएबीएल एक्रेडिशन लेबोरेटरी है और शेड्यूल टू ऑडिटर फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो वहाँ पे हमारा लेबोरेटरी जहाँ पे हम ऑल टाइप्स ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर, स्लज, सॉइल टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा हम शेड्यूल टू ऑडिटर है, मीन्स के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमें ऑडिट्स जो देती है, तो हमारा वहाँ पे ऑडिट करने जाना होता है, तो उस वक्त भी हम वो इंटर्न्स को वहाँ पे लेके जा सकते हैं, हम उनको कुछ सिखा सकते हैं। दूसरा कि इंडस्ट्रीज़ जो होती है तो वो रेगुलर कंप्लाइंसेस के लिए मॉनिटरिंग कराती है, तो वो जो मॉनिटरिंग जब कराती है तो उस वक्त भी हम हमारे साथ वो टेक्निकल टीम जा सकती है और वो ये सीख सकती है। दूसरा कि क्लासरूम सेशन तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब पहले थियरी सीखेंगे, थियरी सीखने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप एक इंडस्ट्री को पकड़ते जाएंगे और वहाँ पे उनका क्लैरिटी आता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेंडिंग दिस वैल्यूएबल टाइम एंड शेयरिंग द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही सीरीज़ के हम पॉडकास्ट आगे भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ताकि स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी आए कि वो लोग जो अगर आगे फ्यूचर में करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ योर कंपनी एनवायरन। सो थैंक यू। थैंक यू।